Let's revise company audit today. So let's get started directly. मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ सेक्शन नंबर्स याद रखने की, जिसमें इंटरनल ऑडिट इंक्लूडेड नहीं है और ये बाकी के जो एंड वाले हैं ये सारे इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले यू विल से पहले तो ऑडिटर आएगा, फिर बाद में ऑडिटर जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ा होगा जो ऑडिटर आएगा? कुछ रेम्यूनरेशन भी तो पाएगा, ड्यूटी सारे निभाएगा और कुछ सर्विसेज दे नहीं पाएगा। अब यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एज वेल। इस इन 4-5 सेंटेंसेस को फ्लो में 5-6 बार बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा एंड आप इजीली सेक्शन नंबर्स भी याद रख सकते हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 139। पहले तो ऑडिटर आएगा विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। फिर आने के बाद तुरंत उसको भगा डालो। बाद में ऑडिटर जाएगा विच इज सेक्शन 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब खुद से भी जा सकता है या आप उसको निकाल भी सकते हो। पहले तो ऑडिटर आएगा, बाद में ऑडिटर जाएगा। क्या पढ़ा होगा जो ऑडिटर आएगा? विच इज क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। क्या पढ़ा होगा जो ऑडिटर आएगा? रेम्यूनरेशन भी तो पाएगा। अब ऑडिटर आया है, क्यों आया है? पैसों के लिए आया है, सो रेम्यूनरेशन भी तो पाएगा। कितने पैसे उसको मिलने वाले हैं इज गिवन इन अंडर सेक्शन 142। पहले तो ऑडिटर आएगा, बाद में ऑडिटर जाएगा। क्या पढ़ा होगा जो ऑडिटर आएगा? रेम्यूनरेशन भी तो पाएगा, ड्यूटी सारे निभाएगा, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, एंड इसमें आते हैं पावर्स भी। और फिर लास्ट में कुछ सर्विसेज दे नहीं पाएगा। सो कुछ सर्टन सर्विसेज होती है जो ऑडिटर ने देना कंपनी को डिसअलाउड है, और उन सर्विसेज को मैं बोलती हूँ बैड माफिया सर्विसेज। इस पे भी ये आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी व्हाट इज बैड बैड माफिया सर्विसेज। तो ये बाद में आ जाएगा, अभी तो मैंने बस आपको ये ट्रिक दे दी। सो लेट्स स्टार्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। पहले तो ऑडिटर आएगा वाला सेक्शन 139। अब पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की, मतलब हमारी जो कंपनी है वो नई कंपनी है, तो उसके जो ऑडिटर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कौन अपॉइंट करेगा? सो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो उस केस में बीओडी अपॉइंट करेगी फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिजोल्यूशन। और अगर बीओडी फेल्स टू डू सो तो ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन 90 days। याद रखना दिस इज नॉट एजीएम बिकॉज एजीएम इज द वन विच इज हेल्ड फॉर रेगुलर बिजनेस के डिसीजंस। ये ईजीएम है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ है, बीओडी से फेलियर हो गया। एक और चीज आपको इसमें याद रखना है कि हमेशा बीओडी की टाइम लिमिट 30 days रहेगी। बीओडी को कुछ भी करना हो टाइम लिमिट विल ऑलवेज बी 30 days। सो दिस विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज। बीओडी के लिए कभी भी 60-90 days अवेलेबल नहीं है, हमेशा 30 days ही अवेलेबल रहेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। सो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज का फर्स्ट ऑडिटर बीओडी अपॉइंट करती है 30 days में, फेलियर हुआ तो ईजीएम में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं 90 days में। ओके, और अगर ये कंपनी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग अपॉइंट करेगा विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड कैग से अगर फेलियर हुआ तो बीओडी अपॉइंट करेगी, एंड बीओडी मतलब 30 days। और अगर बीओडी से भी फेलियर हो गया तो फिर से मेंबर्स विल अपॉइंट इन ईजीएम, लेकिन यहाँ पे 90 days नहीं है, यहाँ पे 60 days है। इसका जस्ट आपको अगर लॉजिक बिठाना हो तो यहाँ पे 90 days था, लेकिन यहाँ 90 में से 30 days ऑलरेडी बीओडी खा गए, तो बाकी के 60 days दिए गए हैं मेंबर्स को। सो यहाँ पे टोटल 120 days का साइकिल है, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने 120 days का साइकिल मेंटेन किया है। उसके बाद जो हमारा पहला ऑडिटर होगा वो सिर्फ पहली एजीएम तक होता है, और उसके बाद ऑडिटर्स अपॉइंट होने की, फिर रोटेशन की, रिटायरमेंट की प्रोसेस चालू हो जाती है। सो फर्स्ट ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस ओनली टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, या फिर मतलब ही विल नो लॉन्गर बी एन ऑडिटर, ही विल ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड सेपरेटली। सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सो पहला ऑडिटर तो हो गया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एजीएम में, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पे एजीएम है, ईजीएम नहीं है। और वो ऑडिटर फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन से सिक्स एजीएम के कंक्लूजन तक, मतलब 5 years का उसका टेन्योर रहता है, ऑफिस होल्ड करेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशंस आगे दी गई है, मैंने अभी कवर कर ली, सो दैट यहाँ पे आप उनको लिख लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा आगे के प्रोविजंस पढ़ने में। सो क्या कंडीशंस है? पहला तो आपने ऑडिटर से रिटर्न कंसेंट लेना है कि यस मुझे, आई एम इंटरेस्टेड टू बी ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, एंड उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, बेसिकली एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, तो ये दो चीजें आपको ऑडिटर से लेनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहता है कि ऑडिटर सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्या, एलिजिबिलिटी के, क्वालिफिकेशंस के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्या, ये सेकंड चीज हो गई। एंड थर्ड चीज इज आपको अपॉइंटमेंट के 15 days के अंदर अंदर आरओसी को बताना है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कि यस हमारी कंपनी ने इस ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ये तीन कंडीशंस फुलफिल करने के बाद आपके सब्सिक्वेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट हो जाएगी।
और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी रही तो कैग अपॉइंट करेगा ऑडिटर को, और यहाँ पे कैग को बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया है, आधा साल दिया है। 180 डेज़ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैग विल अपॉइंट द ऑडिटर। एंड प्लीज याद रखना, जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर है उस केस में फेलियर की चीजें नहीं दी गई है। सो फर्स्ट ऑडिटर जब आप अपॉइंट कर रहे थे तो हम मैंने बोला था कि बीओडी अपॉइंट करेगा, बीओडी ने नहीं किया तो कौन करेगा, कैग अपॉइंट करेगा, कैग ने नहीं किया तो कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे है ही नहीं, इट इज अज्यूम कि कैग अपॉइंट कर लेगा, बीओडी अपॉइंट सॉरी मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे एजीएम में। ओके। और वन मोर पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज दैट जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है ही विल होल्ड ऑफिस ओनली टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट ऑफ द एजीएम, मतलब नेक्स्ट एजीएम। इट मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का टेन्योर 5 साल कभी नहीं रहता, इट इज ऑलवेज 1 ईयर। 1 साल खत्म होने के बाद उसका टेन्योर भी खत्म हो जाने वाला है। तो टेन्योर इज ओनली 1 ईयर, दिस आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दी स्मॉल पॉइंट्स फॉर एमसीक्यू पर्पस, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही पे पकड़ेगा। बाकी जो जनरल चीजें हैं वो सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए उन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो जो पेक्यूलियर छोटी छोटी चीजें हैं उन पे ही क्वेश्चन आएगा। सो ये सब जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी मैं बोलूँ कि बीओडी अपॉइंट करेगा देन इट हैज टू बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इटसेल्फ, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह नहीं चलेगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स या फिर रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, मतलब फर्स्ट ऑडिटर हो गया, उसका टेन्योर हो गया, अब सब्सीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या फिर सब्सीक्वेंट ऑडिटर का भी टेन्योर हो गया 5 साल का, उसी को हमें रीअपॉइंट करना है। या फिर मतलब कभी-कभी 10 साल का टेन्योर होता है, उस केस में मैं बोल रही हूँ। या फिर सब्सीक्वेंट ऑडिटर को 2 साल हो गए, तीसरे साल को भी हमें वही चाहिए तो उसकी रीअपॉइंटमेंट करनी है, तो क्या करना होता है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको अभी आपको बताई थी, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी थी आपके लिए, वही यहाँ पे दी गई है, ये वाली चीज़ें, तो मैं उनको फिर से कवर नहीं कर रही हूँ। नाउ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब जब किसी ऑडिटर का ऑफिस वेकेट हो जाता है, मतलब ऑडिटर की डेथ हो गई है, ऑडिटर ने रिजाइन कर लिया, कुछ भी रीजन हो, ऑडिटर डिसेबल हो गया, तो उसका ऑफिस वेकेट होता है, मतलब ही नो लॉन्गर कंटिन्यूज टू बी योर ऑडिटर। तो ये जो वैकेंसी है इसको फिल करना पड़ेगा, किसी और ऑडिटर को लाना पड़ेगा। तो ये कैसे फिल करते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपकी नॉर्मल नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बीओडी फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी को। एंड बीओडी मतलब इट विल ऑलवेज बी 30 डेज। और एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपकी कंपनी अगर ऐसी है जिसको ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, तो बीओडी ने फिल करने से पहले एक बार तो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशंस कंसिडर करने चाहिए। वो कंसिडर करने के बाद ही वो जाके कैजुअल वैकेंसी फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन द क्रक्स इज दैट बीओडी विल फिल द कैजुअल वैकेंसी इन 30 डेज। यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी होती है, डेथ वगैरह, डेथ डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं बोल रही है, रेजिग्नेशन की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी होती है और ऐसी कैजुअल वैकेंसी बीओडी फिल कर रहा है, तो ये वाली जो फिल की गई ही वैकेंसी है, मतलब जो नया ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, इट नीड्स टू बी अप्रूव्ड लेटर इन द जीएम एंड द जीएम नीड्स टू बी कंडक्टेड विद इन 3 मंथ्स। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि ऑडिटर ने रिजाइन किया है, इसका मतलब ही कंपनी के मैनेजमेंट मैनेजमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑडिटर ने रिजाइन किया। और वही मैनेजमेंट अगर न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करने वाली है, कोई तो होना चाहिए जिसको जो इसको अप्रूव करे। एंड कंपनी आफ्टर ऑल किसकी होती है? मेंबर्स की होती है। इसलिए ऐसा बोला गया है कि शायद मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए मेंबर्स विल अप्रूव दैट इन द जनरल मीटिंग व्हिच हैज टू बी कंडक्टेड विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, सो दैट कुछ तो क्रॉस चेक रहे, क्योंकि ये रेजिग्नेशन की वजह से हुई हुई कैजुअल वैकेंसी है। अब ऐसा जो ऑडिटर अपॉइंट होता है इस वाले सिनेरियो में, उसका टेन्योर सिर्फ नेक्स्ट एजीएम तक रहेगा। उसको नॉर्मल 5 इयर्स या 10 इयर्स का टेन्योर नहीं मिलेगा, उसको 1 ही साल का टेन्योर मिलेगा। 1 साल भी मैं नहीं बोल सकती, सपोज आधा साल हो चुका था, आधा ही साल बाकी था, तो उसको नेक्स्ट एजीएम तक का आधे साल का टेन्योर मिल जाएगा। ओके। और अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी होती है तो कैग फिल करेगा, एंड यहाँ पे 30 डेज ही मिलेंगे कैग को, 180 डेज वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी कभी भी हो सकती है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और कैग ने नहीं किया तो बीओडी फिल करेगी विद इन 30 डेज। तो आपको ये याद रखना है कि कैजुअल वैकेंसी के केस में सारे टाइम लिमिट्स आप 30 डेज, कैग करे या बीओडी करे, वही चीज यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में ऐसे हमें बताइए। नाउ अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन से हुई, तो तो जब रेजिग्नेशन होता है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। सो सबसे पहले फॉर्म है, फॉर्म का नाम है ADT 3। और 3 से ही आप याद रखोगे कि आपको 3 लोगों को बताना है कि ऑडिटर चला गया है। सो सबसे पहले ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 लोगों को बताना। फर्स्ट इस कंपनी को बताना, ऑब्वियसली जिसकी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं उसको को बताना पड़ेगा कि मैंने रिजाइन कर दिया है। उसके बाद आरओसी को बताना, क्योंकि कंपनी का बाप होता है आरओसी।
सो अगर आपने अपने पापा को बता दिया तो आपको अपने दादाजी को भी बताना पड़ेगा। सो कंपनी को बता दिया, आरओसी को बता दिया, एंड गवर्नमेंट कंपनी है, उससे भी बड़ा एक बाप होता है, परदादा जी, जो होता है हमारा कैग। सो इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी यू हैव टू इन्फॉर्म कैग एज वेल। एडीटी थ्री पीपल, तीन लोगों को टाटा बाय बाय बोलना है, कंपनी, आरओसी एंड कैग इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप बताना भूल गए, तो पेनल्टी क्या है? So it is either 50,000 or the remuneration which you are receiving, whichever is lower. याद रखना ये पेनल्टी होके भी लोअर है, 50,000 और रेम्यूनरेशन whichever is lower। एंड अगर ये सब करने के बाद भी आपका डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग रहा और 500 रुपीज पर डे आप पे पेनल्टी लग जाएगी, एंड ये वाला पर डे वाला अमाउंट 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। सो ये आपकी पेनल्टी है। अगर आपने एडीटी थ्री तीन लोगों को टाटा बाय बाय बोलना आप भूल गए तो ये आपकी पेनल्टी है। इसकी मैं बात कर रही हूँ ऑडिटर की, ये ऑडिटर की पेनल्टी है। नाउ देर आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि एक ऑडिटर जिसका टेन्योर अभी तक खत्म नहीं हुआ उसको ही आप रीअपॉइंट कर रहे हो, सपोज 2 साल हो गए, थर्ड साल भी उसी को रीअपॉइंट कर रहे हो, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था तीन कंडीशंस होती है जिसके बाद आप ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हो। उसका रिटर्न कंसेंट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एंड आरओसी को बताना चाहिए। फर्स्ट दो जो पॉइंट्स है उसके ही अपोजिट्स यहाँ पे है, रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशंस। उसका ऑपोजिट, ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस, मतलब ही उसका कंसेंट है। सो ये कंसेंट का सिमिलर वाला पॉइंट हो गया, कि वो ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं करना आपका काम, तो इट इज ओके टू रीअपॉइंट हिम। सेकंड, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब ही सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है उसके पास। एंड थर्ड पॉइंट, ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जो बोलता है कि ये ऑडिटर हमें फिर से नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जिसमें किसी और को ऑलरेडी अपॉइंट कर दिया गया है। अगर इनमें से कुछ भी एक भी चीज हो गई तो आप उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते, और इनमें से सारी चीजें आपने फुलफिल कर दी, देन यू कैन रीअपॉइंट द सेम ऑडिटर फॉर 1 more year, और वट एवर ईयर टिल हिज टेन्योर हैज नॉट कंप्लीटेड, 5 या 10 years, वट एवर इट इज। ओके, और इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो इट शैल बी डीम्ड की उसी ऑडिटर ने कंटिन्यू कर लिया है। नाउ कम्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मतलब क्या पढ़ा होगा जो ऑडिटर आएगा, सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो बेसिक चीजें ये है कि पर्सन इज एलिजिबल ओनली इफ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। सो ये है हमारा डोमेन, चार्टेड अकाउंटेंट्स का डोमेन, कि सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही ऑडिट कर सकता है। एडिशनल चीज यहाँ पे दी गई है कि एक फर्म, यहाँ पे एलएलपी भी इंक्लूडेड है फर्म में, जहाँ के मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, मेजोरिटी मतलब यहाँ आपको याद रखना है मोर देन इक्वल टू 51%, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले पार्टनर्स चाहिए हमें, आउट ऑफ इंडिया वाले नहीं चाहिए, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड। मतलब सपोज मेरे सारे के सारे पार्टनर्स इंडिया में ही हैं, सारे के सारे पार्टनर्स प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इंडिया में ही है, उनका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बट सारे के सारे उसी कंपनी के डायरेक्टर्स भी है, तो ये वाली फर्म ऑडिटर नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला है आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन में वो अगर ऑडिटर बन सकते हैं मोर देन 50% ऑफ द पार्टनर्स, तो ही ये फर्म बन सकती है ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो ध्यान रखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि अगर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स कैन क्वालिफाई ऑन द इंडिविजुअल लेवल एज ऑडिटर, देन द कंपनी एज अ होल विल क्वालिफाई टू बी द एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, सो अब ये तो हो गया क्वालिफिकेशंस, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है डिस्क्वालिफिकेशंस। अब डिस्क्वालिफिकेशंस हम कैसे याद रखेंगे, तो आप मेरे साथ फ्लो बनाए रखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको सीक्वेंस भी याद हो जाएगा, आपको सब सेक्शन सेक्शन सब याद रह जाएंगे। सो जस्ट फोकस विथ मी। सबसे पहले उन्होंने बोला है बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। सो बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड, एलएलपी इज अलाउड। सो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज बॉडी कॉर्पोरेट। सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय अगर ऑडिटर बनेगा तो क्या रह जाएगी इंटेग्रिटी, क्या रह जाएगा ट्रू एंड फेयरनेस, इसलिए उन्होंने बोला है ऑफिसर और एम्प्लॉय विल नॉट बी एलिजिबल एज ऑडिटर। अब ऑफिसर एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, यू कैन इग्नोर दिस नाउ। सो फर्स्ट हो गया बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, सेकंड इज ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, थर्ड इज पीओ पीईईओई। व्हाट इज दिस? पीओ is partner of officer, PE is partner of employee, EO is employee of officer,
एंड ईई इज एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ऑफिसर या एम्प्लॉय के रिस्पेक्टिव पार्टनर्स और रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय, मतलब उनमें उनसे रिलेटेड उनके स्पाउसेस या फिर उनके एम्प्लॉयज, वो भी नहीं चलेंगे। ना खुद ऑफिसर एम्प्लॉय चलेंगे, ना उनके पार्टनर्स और स्पाउसेस चलेंगे। तो आप बस पीओ पीई ईओ ई ये याद रखो। दीज पीपल आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट हो गया बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एलएलपी, सेकंड इज ऑफिसर और एम्प्लॉय, थर्ड इज पीओ पीई ईओ ई। अब फोर्थ से चालू होता है असली वाला सेक्शन, अ पर्सन, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे पीआरपी की बात हो रही है, पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, सिर्फ पर्सन नहीं, ये तीन लोग। तो डी क्लॉज नंबर 1 is holding any security or interest in the company or its subsidiary or its holding or its associate or subsidiary of such holding company। subsidiary of such holding company मतलब sister concern। सो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकते किसमें, और कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इन सारे कंपनीज में सिक्योरिटी इंटरेस्ट हम होल्ड नहीं कर सकते। कोई भी, कौन नहीं होल्ड कर सकता, पर्सन नहीं, उसका रिलेटिव नहीं और उसका पार्टनर नहीं। बट इसको एक एक्सेप्शन है कि अगर रिलेटिव ने, सिर्फ रिलेटिव की बात हो रही है यहाँ पे, रिलेटिव ने फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज तक के सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट होल्ड किए कंपनी में, तो इट इज अलाउड। बहुत सारी चीजें हो गई। सबसे पहले सिर्फ रिलेटिव चलेगा, स्पाउस नहीं चलेगा, पर्सन नहीं चलेगा, सिर्फ रिलेटिव चलेगा। फेस वैल्यू तो 1 लाख ही चलेगी, 1 लाख चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। और कंपनी में शेयर्स होल्ड करना चलेगा, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी ये कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ कंपनी चलेगी सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करना। एंड फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू 1 लाख तो चलेगा, इससे अलावा कुछ भी होगा तो इट विल नॉट बी अलाउड। और कभी ऐसा हो गया कि किसी रिलेटिव से इससे ज्यादा अमाउंट के फेस वैल्यू का एक्विजिशन हो गया, तो विद इन 60 डेज ऑडिटर को ये चीज ठीक करनी होगी, होल्डिंग में कुछ ना कुछ सुधार लाना पड़ेगा, सो दैट ये वाला डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट ना हो। 60 डेज का टाइम दिया गया है, ठीक करो, नहीं तो तुम्हारा ऑफिस वैकेट हो जाएगा। So, what we have learned is holding security or interest in the company or its subsidiary or its holding or its associate or subsidiary of such holding company। इन सारी चीजों में सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड करना मना है पर्सन, पार्टनर एंड रिलेटिव को, provided that relative may hold security interest in the company only of face value up to rupees 1 lakh। Okay, so let's proceed। रिलेटिव का मतलब क्या हो, तो रिलेटिव, यहाँ पे मैंने इंसान का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है। अब आप 6 एरोज निकालोगे उस इंसान से और एक एक देखोगे तो ये सब रिलेटिव्स में कवर्ड है। अच्छा, इस सब के अलावा HUF इज अ रिलेटिव, हस्बैंड वाइफ आर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर एंड वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब क्या है वो बताने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले हमारे माँ बाप, फादर मदर आर रिलेटिव, फादर मदर। फिर हमारे साइड में कौन आता है, ब्रदर सिस्टर, वो भी हमारे रिलेटिव है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। फिर उनके छोटे कौन होता है, हमारे सन या फिर हमारे डॉटर्स, सन डॉटर। और यहाँ पे स्पेसिफिकली कवर्ड है सन की वाइफ एंड डॉटर के हस्बैंड भी। सो फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन, सन्स वाइफ डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ये सारे लोग कवर्ड है हमारे रिलेटिव्स में। प्लीज ध्यान रखना, ब्रदर की वाइफ या सिस्टर का हस्बैंड आर नॉट योर रिलेटिव्स, ओनली योर क्या बोलते हैं उसको, आपकी बहू या आपका दामाद ही आपका रिलेटिव है, आपके भाई की बीवी या फिर आपकी बहन का हस्बैंड आपके रिलेटिव्स नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट का। सेकंड क्लॉज इज अबाउट बीइंग इंडेटेड टू द कंपनी। अब यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी विच इज सिस्टर कंसर्न। इस सब में किसी ने भी इंडेटेड नहीं होना चाहिए पीआरपी ने इन वैल्यू एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख तक यू कैन बी इंडेटेड, उससे ज्यादा अगर आप इंडेटेड हो तो द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। ये हो गया। तो फर्स्ट था 1 लाख, सेकंड था 5 लाख, नाउ थर्ड
talks about has given any guarantee or provided any security in connection of indebtedness of someone else। मतलब एक कोई कंपनी है जिसमें XYZ नाम के किसी और ही पर्सन ने लोन लिया है और फिर इस लोन की गारंटी और सिक्योरिटी दे रहा है कौन, पर्सन या फिर रिलेटिव या फिर पार्टनर। और ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये है कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। उनमें से किसी ने भी अगर लोन दिया किसी थर्ड पर्सन को और उसका गारंटी या सिक्योरिटी दे रहा है PRP, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ द अमाउंट इज मोर देन ₹1 लाख। सो हम फोर्थ वाले क्लॉज में थे। फर्स्ट तो हमने कर दिए बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी, ऑफिसर एम्प्लॉय, पीओपी, ईओई। उसके बाद हम क्लॉज डी में थे। उसमें सब क्लॉज 1 था रिगार्डिंग होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख। सेकेंड वॉज अबाउट indebtedness amount 5 lakh and third is about guarantee security amount ₹1 lakh। so 151 ये मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लॉज डी के 3 हो गए, होप आप मेरे साथ याद कर रहे हो। 151 नाउ यहाँ पे जो आगे दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्लॉज डी क्लॉज हमारा हो गया, बात है ई क्लॉज की तरफ। अब ये पीआरपी वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया। अब अ पर्सन और अ फर्म, फर्म मतलब ऑडिटर्स की फर्म, who whether directly or indirectly has any business relationship। अगर आपकी बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ या फिर सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सो ये यहाँ पे कंटिन्यूड है। कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में अगर आपका बिजनेस रिलेशन है देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर। व्हाट इज अ बिजनेस रिलेशनशिप? ऑल काइंड ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप्स आर बिजनेस रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज जिसके अंडर आप ऑडिट दे रहे हो। क्योंकि आपकी सर्विस ही अगर बिजनेस रिलेशनशिप हो गई तो कोई भी ऑडिटर कैसे सर्विस दे पाएगा? क्योंकि जो दे रहे हो वही बिजनेस है एंड बिजनेस ही अलाउड नहीं है तो कोई कैसे सर्विस कभी दे पाएगा? सो दिस इज एक्सक्लूडेड। एंड सेकंड इज आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कोई भी है तो इट विल बी एक्सक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉशिंग पाउडर वाले कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ और मैं नॉर्मल कस्टमर की तरह नॉर्मल एमआरपी पे उनके प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ नॉर्मल शॉप से। कोई भी उसमें बार्गेनिंग नहीं है या डिस्काउंट नहीं है स्पेशल मुझे जस्ट बिकॉज आई एम द ऑडिटर। इसमें तो कोई खराबी नहीं है क्योंकि ये तो मेरी मर्जी है कि मैं अपने कपड़े किस वॉशिंग पाउडर से धोऊं। इसलिए इस केस में अगर मैं आर्म्स लेंथ पे एक प्रोडक्ट खरीदती हूँ एज अ नॉर्मल कस्टमर देन आई वोंट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस एक्सेप्ट दीज टू, ये दोनों है तो स्टिल यू कैन बी ऑडिटर। एंड यहाँ पे याद रखना यहाँ पे रिलेटिव एंड पार्टनर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन के बारे में या फर्म के बारे में बात कर रहे हैं। जो क्लॉज डी था दैट वाज ऑन पीआरपी, नाउ दिस क्लॉज इज अबाउट पर्सन और द फर्म। नेक्स्ट क्लॉज एफ। अच्छा एक बार याद कर लेते हैं, अभी तक हमने बोला। फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट एक्सक्लूडिंग एलएलपी, सेकंड ऑफिसर और एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, थर्ड पीओपीई ईओई, फोर्थ वाज ऑन पीआरपी ऑफ कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इससे तीन चीजें, फर्स्ट वाज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेकंड वाज इनडेटेडनेस, थर्ड वाज गारंटी और सिक्योरिटी। ये हो गया क्लॉज डी। फिफ्थ क्लॉज वाज क्लॉज नंबर ई विच वाज ओनली अबाउट पर्सन और फर्म एंड दैट टॉक्ड अबाउट having business relationship। Now let's come to the sixth clause, clause F। एक कोई पर्सन जिसका रिलेटिव, अब यहाँ पे पर्सन की बात तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, पर्सन की बात तो हम कर ही नहीं रहे। ये क्लॉज स्पेसिफिकली सिर्फ रिलेटिव्स के लिए है। जिसका भी रिलेटिव डायरेक्टर है एक कंपनी में या फिर एम्प्लॉयड है एज अ डायरेक्टर और केएमपी, मतलब भारी वाले पोजीशंस में, नॉर्मल एम्प्लॉय की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एक तो एज अ डायरेक्टर है या फिर किसी भारी पोजीशन पे एम्प्लॉयड है, कौन, रिलेटिव। उस रिलेटिव का जो मतलब जो करस्पॉन्डिंग पर्सन है ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये एफ वाला क्लॉज स्पेसिफिकली रिलेटिव पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्लॉज इज जी, टॉक्स अबाउट पर्सन डायरेक्टली, जो कहीं और ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कर रहा है या फिर ऑलरेडी उसके पास मोर देन 20 कंपनीज के ऑडिट्स है, मतलब ये पर्सन बहुत बिजी पर्सन है तो इसके पास और काम नहीं दिया जाएगा। और ये 20 कंपनीज में छोटे छोटे कंपनीज कैलकुलेट काउंट नहीं होती, लाइक स्मॉल कंपनी, ओपीसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड ऐसी जिनका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तो ये छोटी मोटी कंपनीज हम कैलकुलेट काउंट नहीं करेंगे ये 20 कंपनीज के लिमिट में। ये छोड़ के भी अगर आपके पास मोर देन 20 ऑडिट्स है देन यू कैन नॉट टेक एडिशनल ऑडिट्स, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, आप उसी पे फोकस करो, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। बेसिकली ये क्यों है? ताकि सारे फर्म्स में हेल्दी कंपटीशन रहे, कोई भी किसी का बिजनेस ज्यादा भी ना ले सके, इसके लिए ये वाला प्रोविजन यहाँ पर है।
नेक्स्ट क्लॉज एच टॉक्स अबाउट अगेन पर्सन हिमसेल्फ। यहाँ अब रिलेटिव पार्टनर वाली बातें खत्म हो गई। जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फ्रॉड से, एंड अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आप रावण हो, और रावण को कितना सर होता है 10, इसलिए 10 साल खत्म नहीं हुए आपके डेट ऑफ कन्विक्शन से। सो फ्रॉड के 10 साल तक आप शुद्ध नहीं हो, 10 साल के बाद आप शुद्ध हो जाओगे और आप बन सकोगे ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। यू कैन नॉट बी ऑडिटर, सो कूलिंग पीरियड इज हियर 10 years। And the last clause is a person who renders any service of section 144। 144 मैंने बताया था बैड माफिया, अगर आप बैड माफिया वाली सर्विस दे रहे हैं तो यू कैन नॉट गिव द सर्विस ऑफ ऑडिटिंग टू द कंपनी। और ये हम पर्सन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। एंड यहाँ पे एक और चीज है, बैड माफिया वाली सर्विसेज नहीं दे सकते कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग, बस इतना कोई आगे की कहानी नहीं बतानी, एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी वो सब यहाँ पे नहीं है। ओनली कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग, ये तीन चीज, तीन कंपनीज में से किसी को भी बैड माफिया सर्विसेज दे रहे हो तो यू कैन नॉट गिव द ऑडिटिंग सर्विस। नाउ let's move further. What is bad mafia services? Section 144। This is also the कुछ services दे नहीं पाएगा वाला section, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताया था वो वाला। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं दे सकते कंपनी होल्डिंग सब्सिडी को, ये ऑलरेडी बता दिया आपको। व्हाट इज बैड माफिया? इट इज एक्चुअली बैड माफिया इन इंडिया। तो B stands for banking services, A stands for accounting bookkeeping, D stands for design implementation of financial information system, mafia, M stands for management services, A for any other services, F for financial, I for investment and A for actuarial। इसमें से कुछ भी दे रहे हो तो इसके साथ ऑडिट नहीं दे सकते, एक तो ऑडिट दे दो या बैड माफिया दे दो, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। वही यहाँ पे बताया गया है। एंड एक और चीज, अगर बैड माफिया आप दे रहे हो तो आपको ऑडिट, आप ऑडिट वाली सर्विस नहीं दे सकते, फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से जो वैकेंसी होगी वो हमेशा कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी, और फिर वो कैजुअल वैकेंसी की तरह से फिल की जाएगी। यस, सो आई थिंक वी कैन पॉज ओवर हियर। इसके आगे का जो वीडियो है, इसके आगे का जो रिवीजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ। इसमें बहुत टेक्निकल चीजें थी, रट्टा वाली चीजें थी। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। एंड दिस विल हेल्प यू नॉट टू लूज एनी मार्क्स ऑन एमसीक्यू और इन थियोरी क्वेश्चंस, वॉट एवर मे कम यू विल डेफिनेटली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। इसको बस अच्छे से रिवाइज करते रहना, खुद के नोट्स बनाओ, वीडियोस देखो, जो भी आपका स्टाइल है वो बस फॉलो करते रहना। Only 1 month, less than a month is left. So I wish you all the best, and let's continue this chapter in the next part of the video. Bye bye.